नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक बीमारी तेज़ी से फैलने लगती है और देखते ही देखते बड़ी गंभीर संख्या में लोगों को बीमार कर देती है। ऐसा तब होता है जब वो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को लग रही हो। कोरोना इसी तरह की बीमारी थी। तो ऐसे रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहे हों संक्रामक रोग कहलाते हैं। आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम इसी तरह के रोगों पे बात करने वाले हैं। हमारा विषय रहेगा संक्रामक रोगों के कारण, लक्षण और उपचार। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इन फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में 4 मेहमान मौजूद हैं। आइए आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर शेरवाल, डॉक्टर BL शेरवाल, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर SK शर्मा, जो एम्स के मेडिसिन विभाग के HOD रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर विजय लक्ष्मी नाग। आप जोधपुर एम्स अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चौथे मेहमान हैं डॉक्टर संजीत कुमार। आप दिल्ली सरकार में वेटरनरी ऑफिसर यानी पशु चिकित्सक हैं। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। बातचीत की शुरुआत करने से पहले आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होने वाली बीमारियां हैं जो आपके शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं। इन हानिकारक जीवों को रोगजनक कहा जाता है। इनके फैलने की सबसे आम वजह वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी है। बैक्टीरिया स्ट्रेप थ्रोट, मूत्र पथ के संक्रमण और टीबी के लिए जिम्मेदार है। कवक दाद और एथलीट फुट सहित कई त्वचा रोगों का मूल कारण है। कुछ कवक फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र में घुसपैठ कर ज्यादा गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। परजीवी मलेरिया का कारण है और वायरस आम सर्दी या एड्स के लिए जिम्मेदार है। जरूरी नहीं कि मरीज के सीधे संपर्क में आने पर ही संक्रामक रोग फैलते हो। कुछ बीमारियां रोगी का तौलिया, रुमाल, बर्तन या इसी तरह के किसी और सामान के इस्तेमाल से भी फैल सकती हैं। डिप्थीरिया, निमोनिया, मिजल्स, तेबदेग, कॉलरा, मेनिंजाइटिस, कोविड-19, काली खांसी और हेपेटाइटिस संचारी रोगों के कुछ उदाहरण हैं। रोगजनक के प्रकार के आधार पर संक्रामक बीमारियों के लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। बुखार, थकान, ठंड लगना, खांसी, मांसपेशियों और सिर में दर्द, मितली, उल्टी या दस्त इनके आम लक्षण हैं। इसी तरह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी इनका ज्यादा अंदेशा है। संक्रामक रोगों से बचने के लिए ही बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ भी टीकाकरण कारगर हथियार साबित हुआ है। तो आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर शेरवाल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप एक जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, संक्रामक बीमारियाँ क्या होती हैं, हमें आसान शब्दों में बताएं। हालांकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी थोड़ा बताने की कोशिश की। बहुत अच्छे तरीके से अभी आपकी इस फिल्म में दिखाया गया जी। संक्रामक रोग एक्चुअली जो हानिकारक कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं या पैरासाइट, परजीवी हो सकते हैं, तो वो अगर हमारे शरीर में जब दाखिल करते हैं तो वो एक व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। और ये बीमारियां कई बार जो है डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली हमारे शरीर में जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कि आदमी से आदमी को हो सकती है। और क्योंकि किसान भाइयों का प्रोग्राम है, उनको पता होना चाहिए बहुत सारे डिजीज़ जो हैं
पशुओं से आदमियों में हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसलिए आज हमने एक वेटरनरी डॉक्टर साहब को भी हाँ, बुलाया तो है। इसलिए वो है, और कई चीज़ें माँ से बच्चे को जा सकती हैं। जी ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज डायरेक्टली होते हैं, कुछ है इनडायरेक्टली, जो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया कि रुमाल या तौलिया या जी। ब्रश कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उससे हो सकता है। कुछ जो देखा गया कि बग बाइट या इंसेक्ट से काटने से होता है। जी तो किसान भाई क्योंकि खेती में काम करते हैं खेत में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट और या कीटाणु उससे सामना जो करना है, पड़ता है। सामना करना पड़ता है। हम्म। तो उनसे भी जो है ना वो बीमारियां फैल सकती हैं, कीटाणु फैल सकते हैं। और एक और चीज़ है, जो हमारा दूषित खाना या दूषित पानी पीने से, क्योंकि उसके अंदर भी अगर हानिकारक कीटाणु है। देखिए, एक तो बड़ी चीज़ ये है कि कीटाणु तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में लाखों की संख्या में है, लेकिन उनमें से कुछ एक कीटाणु ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते जी। हैं, और अगर वो हमारे शरीर में घुसते हैं तो वो आदमी को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, क्योंकि वो एक आदमी से दूसरे आदमी जी। में जा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि स्वस्थ किसान हमारे एक ऐसे चैनल है जो कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों को समर्पित किया है। हालांकि अभी पूरे देश में, यहाँ की बाहर के देशों में भी बहुत पॉपुलर है हमारा ये शो, हेल्थ शो। और हम आपका रुक करना चाहेंगे SK शर्मा सर, आप मेडिसिन विभाग के हमारे एम्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम पूरी दुनिया की स्थिति की बात करें और अपने देश की बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें डॉक्टर साहब, क्या स्थिति आपको नज़र आती है संक्रामक रोगों के बारे में? कुछ जो डिजीज़ जैसे हैं, बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ की जब बात करते हैं, वो अगर आप ग्लोबली बात करें तो कुछ एंडेमिक रीजन्स हैं। एंडेमिक रीजन मतलब उन एरियाज़ तक ही सीमित हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया US में बहुत कम होता है। अच्छा। ट्रैवलर्स वगैरह का जिक्र आता है कि हो सकता है, या फिर वो एंडेमिक कंट्रीज़ में जब बाहर के लोग आते हैं, सो दे आर वेरी, वो काफ़ी केयरफुल रहते हैं जी। कि दवाइयाँ साथ लेके चलते हैं या इमीडिएट अटेंशन डॉक्टर से लेते हैं अगर उनको, क्योंकि इंसेक्ट बाइट से मलेरिया हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखें जो पानी से, जैसे अभी बताया कि पानी से भी बीमारियां फैल सकती हैं। जैसे आजकल रेन्स हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं, बारिश का मौसम है, और किसान भाई जो हैं कई बार पानी जो है हाथ जैसे मिट्टी में हैं और पानी पी लिया, या फिर जो जिस बर्तन में पानी पिया वो साफ़ नहीं है, टाइफाइड वगैरह का होने का चांस है। या जैसे खाना, आजकल गर्मी का मौसम है, खाना रखा हुआ बाहर है और काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसका भी, ये भी बट ये जो बीमारियां हैं, टाइफाइड, मलेरिया, ये जैसे जो हमारी कंट्री है, या मैं ये कहूँगा कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जहाँ पर सैनिटेशन, टाइफाइड वगैरह की बात हो रही है, ये बीमारियां जो हैं जहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या हाइजीन का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। और दूसरा, एक्चुअली अगर आप वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस, जैसे अब डायरेक्ट बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन, जो हम एंड में जाके डिस्कस करेंगे भी, वैक्सीनेशन जी। अभी जैसे बताया आपके बैकग्राउंड जो प्रेजेंटेशन था उसमें कि बच्चों को इम्यूनाइजेशन के बारे में, परंतु मैं यहाँ पर इंटरजेक्ट करना, बताना चाहता हूँ कि बड़ों की, हमें एक्चुअली बहुत सालों से अडल्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में लेक्चर दिए जाते हैं। एग्जामिनेशन में बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत स्पेसिफिक बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया है, निमोकॉकल, जो कॉमनेस्ट है, जो कि एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे भयंकर हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, उसकी वैक्सीन उपलब्ध है, ये हम डिस्कस करेंगे। फ्लू की, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोविड का तो सभी को पता है कि वैक्सीन सभी को लगी, ऑलमोस्ट 2 डोज तो सभी को लगी हैं। बिल्कुल, भारत सरकार के अथक प्रयासों से विषय जो है सफल रहा, कंट्रोल हो पाया है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और कुछ बीमारियां हैं, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कहते थे कि ये इंडिया में ही रहेगी, जाएगी नहीं,
बट मैं एक्चुअली बहुत खुशी के साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हम हेड कर रहे हैं टूवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन। हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, निर्मूल जड़ से समाप्त करने की बात। जड़ से मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख केसेस में अगर एक केस मिलता है तो हम कहेंगे कि टीबी एलिमिनेट हो गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारतवर्ष के लिए। और बाकी जो देश हैं जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ भी टीबी काफ़ी होती है, तो वहाँ भी प्रयास चल रहे हैं। पर बहुत सारी चीज़ों ने इसमें मैं ये कहूँगा दवाइयाँ और मैन पावर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स, इन सब ने सहयोग दिया है टीबी एलिमिनेशन की तरफ। जी डॉक्टर साहब। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बट अभी भी जैसे वायरल फीवर्स हैं, इनका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है जी। कैसे फैलती हैं, शोध चल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से वाकिफ नहीं। जैसे अभी कोविड पैंडेमिक हटी ही है, अभी मई के महीने में इसको ओवर बोल दिया गया है कि इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। बट ये बोला गया कि WHO की तरफ से भी डिक्लेरेशन आई कि जो प्रयास हैं हमारे, जो हमने सीखा इस पैंडेमिक से, वो हमें कंटिन्यू रखना है ताकि इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारे बीच में ना फैले ना रहें। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि हमें उससे एक लेसन, एक उससे सीखने की ज़रूरत है कि आगे वो चीज़ बार बार ना आए। तो एक हम समेकित प्रयास से आपस में मिलके ही हम ये कर सकते हैं। और डॉक्टर नाग, आपका रुक करना चाहेंगे मैम। जी मैम, अगर संक्रामक बीमारी फैलती किस प्रकार है, थोड़ा इस विषय में आप हमें बताएं, और कौन से लोग हाई रिस्क, किनको होने की ज़्यादा संभावना है? धन्यवाद आदित्य जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी मैम। और दूसरा NDTV का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ, मतलब दूरदर्शन का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया है। तो जो आपने बताया कि ट्रांसमिशन कैसे होता है जी, अब जैसे डॉक्टर शेरवाल जी ने कहा कि पूरे इन्वायरमेंट में ये माइक्रोब्स होते हैं। ये जैसे कि हमारा एयर है, वाटर है, फूड है और हमारी और सब चीज़ें हैं। जैसे अगर हम किसी का ब्लड टच करते हैं और बाहर इन्वायरमेंट से कंटामिनेट हो जाता है तो वहाँ भी होता है। इसके अलावा हमारे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत से कीटाणु होते हैं जी। ये जीवाणु होते हैं, लेकिन सारे जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं। इसमें से कुछ हानिकारक होते हैं जिनको हम पैथोजन कहते हैं। अच्छा। और जो हानिकारक नहीं होते हैं वो कॉमन सेल, वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। बिल्कुल। तो इनका ट्रांसमिशन सोर्स, ये जब हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो आप समझ सकते हैं स्किन के थ्रू जा सकते हैं, हमारी आंख के थ्रू जा सकते हैं, नेजल जो हमारे ऑरिफिसेस हैं उनसे जा सकते हैं, ओरल कैविटी से जा सकते हैं, और इस तरह से। और फिर हिमेटोजिनस भी रूट होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी रूट होता है। बिल्कुल। सो इस तरह के, जैसे और सर ने बताया था, जैसे कि इनका वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है जी। तो ये सब इतने रूट है इनको ट्रांसमिट होने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे 4 तरह के जीवाणुओं को मेनली डिवाइड किया गया है जी। फंगस है, पैरासाइट है, बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं। जिसमें जो सबसे छोटे हैं वो वायरसेस हैं जी, जिनके लिए ये जरूरी नहीं होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम है या ज़्यादा है, ये सब में ट्रांसमिट हो जाते हैं। और दूसरा, जैसे अभी कोविड का आपने एग्जांपल ले लिया, जरूर जिसमें इम्यूनिटी कम है उसमें ज़्यादा खतरनाक होते हैं जी। तो ये भी एक खतरनाक ग्रुप है। जैसे ओल्ड एज एक खतरनाक ग्रुप है, HIV एड्स से जो सफ़र कर रहे हैं वो एक खतरनाक ग्रुप है जी। जो मेडिसिन ले रहे हैं किसी तरह का, या जो डायबिटीज़ ले रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, या फिर जिन्होंने जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या किसी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या बच्चे हैं, ये सब रिस्क ग्रुप में आते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है। बिल्कुल मैम। दूसरे जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, वो ज़्यादा इन श्रेणी में आते हैं कि इम्यूनिटी को, वो अगर इम्यूनिटी कम है तो बहुत जल्दी ये पनप जाएंगे जी। और थर्ड होते हैं फंगाई रास्ता ढूंढते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इम्यूनिटी कम है
तो फंगस आ जाते हैं। और पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए भी जरूरी नहीं होता है कि इम्यूनिटी कम है तभी ये आएंगे, क्योंकि ये सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं और किसी तरह से भी अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल हाल फिलहाल में जो कोविड-19 इन्फेक्शन ने हमें सिखाया है कितनी खतरनाक, जो हम आंखों से जिन्हें नहीं देख सकते हैं, वो हमारे पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए हो सकते हैं। और हमारा यही प्रयास है आज के कार्यक्रम का कि हम अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं लोगों में कि किस तरीके से हम इन्हें रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर संजीत सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, पशुओं से, जैसे कि डॉक्टर शेरवाल ने शुरुआत में बताया, काफ़ी बीमारियाँ इंसानों में आती हैं, तो हमें मोटा मोटा बताइए डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि इंसानों में पशुओं से आती हैं, उनका कैसे पता लगाया जा सकता है? जी, बेसिकली जो जूनोटिक डिजीजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पशुजनित रोग, जी, तो पशुजनित रोग जो है वो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं। जी, अब उसमें जैसे मैं 4-5 मुख्य बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा। जी, सबसे पहला तो मुख्य है रेबीज़, वेरी कॉमन है, हर कोई इसके बारे में जानता है। जी, ये एक इन्फेक्टेड जो डॉग है उससे ट्रांसमिट होता है। कोई भी आवारा डॉग या जो पालतू डॉग है, अगर उसको रेबीज होता है तो वो डॉग बाइट से और उसके सलाइवा से जो है ह्यूमन में वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके सबसे मुख्य जो है दिक्कत ये आती है कि इसका इलाज नहीं है। हमारे पशुओं के लिए डॉग्स से जो डोमेस्टिक एनिमल्स में भी जो इन्फेक्शन आता है या किसी और में भी जो इन्फेक्शन जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका उपाय होता है। तो जो टाइमली वैक्सीनेशन करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वायरस बड़ी वैसे तो कई बार कहते हैं कि 1 साल से 3 साल तक जो इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है, जो ट्रांसमिट करता है वो उसकी बाइट पे डिपेंड करता है। इफ द बाइट इज नियर टू द ब्रेन, अगर ब्रेन के नजदीक है तो वो जल्दी ट्रांसफर करेगा, और अगर जैसे पैर में अगर उसने बाइट किया तो उसमें समय लेता है। जी। अगर हम अलग और जो डिजीजेस के बारे में बात करें तो इसमें ब्रुसेलोसिस एक डिजीज आती है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं गाय भैंस भेड़ बकरी पालते हैं। बिल्कुल। तो गाय भैंस से ब्रुसेलोसिस जो है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। अच्छा। पहला तो जो होता है दूध के द्वारा, दूध अगर जो है इन्फेक्टेड एनिमल का दूध, कुछ पशुपालक जैसे डायरेक्ट भी पीने की कोशिश करते हैं, या बिना पाश्चराइज्ड दूध अगर कोई पीता है तो उससे ब्रुसेलोसिस जो है ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा जो होता है, जब भी कोई ब्रुसेलोसिस होता है किसी एनिमल में, उसके अंदर अबॉर्शन होता है। अच्छा। 6 to 9 मंथ्स में एनिमल में अबॉर्शन होगा, लार्ज एनिमल। तो वो अबॉर्शन से जो अबॉर्टेड फीटस है, जो बच्चा है, और जो उसका फीटल मेम्ब्रेन्स होती है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उससे अगर वो नेकेड हैंड से वो टच करता है, और स्पेसिफिकली गोट जो बकरी से जो है ट्रांसमिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रुसेला एबॉर्टस इसका जो ऑर्गेनिज्म है, और वो इंटैक्ट स्किन से पेनिट्रेट कर जाता है। अच्छा। और ह्यूमंस में फिर उसके सिम्पटम्स त्वचा के संबंध से, त्वचा के माध्यम से, जी, त्वचा के माध्यम, इंटैक्ट स्किन से। और इसका क्या है कि जैसे फीवर हो जाएगा ह्यूमन में, और जो है 3 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक, और क्योंकि ये बड़ा कॉमन नहीं होता है तो इसको डायग्नोज करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि जनरली जो भी कोई फीवर आता है तो और इन्फेक्शंस की तरफ लोग फोकस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर शेरवाल सर, फिर से आप ही का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन होता ये है कि हम लोग जब अस्पताल का रुख करते हैं, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल जाना ही पड़ता है, कई बीमारियाँ वो अपने साथ ले आते हैं अस्पताल में। तो अस्पताल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अस्पताल के माध्यम से मिलने वाली बीमारियां, डॉक्टर साहब, संक्रामक रोग कौन से होते हैं, किस प्रकार उनसे बच सकते हैं, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और वो मान लीजिए किसी कम्युनिकेबल डिजीज से इन्फेक्टेड नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी हार्ट का पेशेंट है या किसी कैंसर का पेशेंट है, और अगर उसके अंदर एडमिट होने के 48 आवर के अंदर किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ के लक्षण आते हैं या उसके बाद शुरू होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये हमारे को हॉस्पिटल सेटिंग से मिला है। तो उसमें जो हम ये कहते हैं कि मतलब जो मरीज़ आता है, एक बड़ी सिंपल सी सेइंग है दैट वी शुड नॉट डू एनी हार्म टू द पेशेंट हु आर एडमिटेड। जी। तो उसमें डॉक्टर एंड हॉस्पिटल पर्सनल का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, और इसीलिए उसके अंदर जो है ना हमारा हैंड हाइजीन का काफ़ी रोल है। समय समय पर हाथों को धोना, जब भी आप पेशेंट को टच करें, एग्जामिन करें, उससे पहले
और उसके बाद हमारा बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को हाथ धोने से पहले, छूने से पहले भी और छूने के बाद भी धो। जी, साथ में मास्क पहने, ग्लव्स पहने और डिस्टेंस बना के रखें जो है इंटर पेशेंट्स। तो वो इससे ये होगा कि बीमारी जो है ना एक दूसरे से नहीं जाएगी। साथ में जो है वहाँ खाने पीने का प्रॉपरली जो है मरीजों को स्वस्थ खाना मिलना चाहिए और अच्छे से पका हुआ स्टाइल खाना मिले। और पानी ख़ास तौर पर जो भी हॉस्पिटल में दिया जाता है दैट शुड आल्सो बी टेस्टेड, और वो जो है ताकि कोई वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो। तो बेसिकली स्टेरिलिटी इम्पॉर्टेंट है और हमारा प्रयास रहता है कि जो पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल प्रशासन का मैं कहूँगा कि एक जिम्मेवारी है कि हॉस्पिटल में रहते हुए मरीज को कोई इन्फेक्शन ना हो। वो जैसे अपनी बीमारी से आए हैं उनको ठीक करें और वो स्वस्थ घर हो। बिल्कुल, साथ में कोई बीमारी लेके ना जाए। अगर कुछ सावधानियां बरतें तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनसे बचा जा सकता है, और ये जिम्मेदारी अस्पताल की, प्रशासन की रहती है और कोशिश भी रहती है। और इस बीच हमारे कार्यक्रम को देखते हुए हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंदस्वरूप। ठीक है नंदस्वरूप जी, डॉक्टर शर्मा सर आपका रुख करना चाहेंगे। ये जानना ही चाहते हैं कि जो हमारे मतलब इंसानों में या हमारे जो किसान भाई हैं, आम किसान भाई हैं, उनमें जो बीमारियां कैच कर जाती हैं, उनको लग जाती हैं, उन संक्रामक रोगों से अपने आप को किस तरह बचाएं? देखिए, संक्रामक दूसरे रोग भी लग सकते हैं उनको। जैसे जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको चोट लग सकती है, चोट से टेटनस हो सकता है अगर वो इम्यूनाइज्ड नहीं है प्रॉपरली, और नेगलेक्ट भी होता है। और अगर इनको चोट लगी है तो वो सॉइल के कांटेक्ट में भी आते हैं। सॉइल में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। सो जो इनका जो वूंड होता है, वो वूंड को इनको जो जख्म होता है या चोट लग जाती है, इनका प्रयास ये रहना चाहिए कि उसको कवर करके रखा जाए। अच्छा। मिट्टी वगैरह से नहीं, और पानी जो है पानी भी ना लगाया जाए। पानी इन्फेक्टेड हो सकता है। सो एक इन्फेक्शन का रूट तो वो हुआ। दूसरा, जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन ही होगी। जैसे ये लोग जो हैं पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका एक्सपोजर हो सकता है। अच्छा। सो उसके एक्सपोजर से जो पॉइजनिंग होती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस, तो वो उसका जो डायग्नोसिस है कि मतलब ये बीमारी है, वो उससे कोरिलेट करना पड़ेगा। जब वो हिस्ट्री देते हैं डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये छिड़का गया है और कितने घंटों के बाद हुआ है। सांस की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, तो ये भी प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं। फिर ये होती है कि जैसे ये फसल काटते हैं, तो ये फसल काटते हैं, एक हमारे जैसे चेस्ट विभाग में एक बीमारी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस बोला जाता है, फार्मर्स लंग, किसान का लंग, जो कि इनहेलेशन से होता है और वो फेफड़े के ऊपर वाले हिस्से में होता है, श्वास के माध्यम से। हाँ, श्वास के माध्यम से वो फाइबर इनहेल होते हैं। जैसे जो शुगर केन की लगाते हैं जी दोस्त, तो वो बेगासोसिस होता है। वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली उस सीजन में अगर कोई हिस्ट्री देता है तो फंगस भी हो सकता है और उसका फाइबर भी इनहेल किया जा सकता है। जब गन्ने की प्रोसेसिंग होती है तो जो करते हैं तो वो भी इनहेल कर सकते हैं उसके फाइबर को, उससे भी हो सकता है। पर फार्मर जो किसान लोग हैं, जब ये फसलें काटते हैं तो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना, सावधानी बरतने की जरूरत है कि ये बीमारी भी हो सकती है। बाकी देखिए, एक्चुअली अगर खेत में आप सारा दिन काम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और पानी वो क्लीन नहीं है, तो टाइफाइड इत्यादि भी हो सकते हैं। अगर 3-4 लोग एक ही खेत में काम कर रहे हैं, किसी को जुकाम है,
उसने बताया नहीं कि दूसरे को, और वो बात क्लोज फेस टू फेस कर रहा है, तो वो उसको वो दे सकता है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दे सकता है थ्रोट से अगर वो खांसी करता है। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको खांसी होती है, हम इस विषय पे आएंगे भी, इंडिया में हमारे भारतवर्ष में, आई एम सॉरी टू से कि आप बुरा ना माने, जब हम खांसी करते हैं, या कोविड में भी हमने देखा कि जब खांसी मरीज करता है या एक आदमी करता है, वो दूसरे के मुंह पे खांसी को मारता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखिए एक्चुअली उसको हम बोलते हैं कफ हाइजीन, एटिकेट्स, कफ एटिकेट, हाँ, कफ एटिकेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। उस पे आप अपना रुमाल रख लीजिए, कपड़ा रख लीजिए, आप साइड पे हो जाइए, आप अपना हाथ इस तरह से, बाजू इस तरह से कर लीजिए। हमारा आइडिया ये रहना चाहिए कि दूसरे आदमी को ना लगे। यहाँ बात हो रही है संक्रामक रोगों की। अब ट्यूबरकुलोसिस की बात है, अगर किसी को टीबी है, उसने अपनी जांच नहीं करवाई, उसको पता नहीं है बेचारे को, तो वो दूसरे आदमी के कांटेक्ट में एक आदमी की सांस दूसरे में जा रही है, तो उसको टीबी हो सकती है। पर एक कैजुअल कांटेक्ट से नहीं होती, पर इसमें अगर वो बार बार कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि जो शिष्टाचार है, जब हमको खांसी हो रही है तो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी उसको दूसरे में ना फैलाएं। तो ये हालांकि मामूली बात है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात है। इससे बीमारी के जो संक्रामक रोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका फैलने का खतरा कम हो जाता है। इस बीच हमारे ब्रेक का अंतराल का समय हो चुका है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। डॉक्टर नाग, आपका रुख करना चाहेंगे मैम अगर इन्फेक्शियस बीमारियों की बात करें या कम्युनिकेबल बीमारियों की बात करें या फिर कंटेजियस बीमारियों की बात करें, क्या अंतर होता है, ये आपसे हम पूछना चाहेंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके, आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत नमस्कार है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो, जय देवी मिश्रा बोल रही हूँ। हमारा सवाल है, जैसे गर्भवती महिला है, उस बीमारी से बचने के लिए क्या कहती हैं कि वो घर से लेकर खेतों पर जाके उनको बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं डॉक्टर शर्मा सर या मैडम आप बताना चाहें तो। देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खेत में जाती हैं, तो एक चीज़ होती है कि ये मलेरिया भी उनको हो सकता है। ज़्यादातर डिजीजेस सारी सर ने बताई हैं, शर्मा सर ने ऑलरेडी बहुत चीज़ें बता दी हैं, लेकिन ये मलेरिया का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि पानी वहाँ कलेक्ट होता है। दूसरा है कि ये जो है डेंगू है, ये इस तरह की भी बीमारियाँ हो सकती हैं। बाकी जो और जो बीमारियां होती हैं, कॉमन बीमारियां जो कॉमन होती हैं मेल और फीमेल में, वो किसी को भी हो सकती हैं। जैसा कि सारी डिजीज़ेस के बारे में सर ने बताया कि जैसे पैर में चोट लग गई, टिटनस हो गया, या फिर फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस होता है जिसको माइसिटोमा बन जाता है। स्किन इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन जो प्रेगनेंसी के लिए मेनली होता है कि वैसे तो ये ट्रांसमिट नहीं होता है इन्फेक्शन, लेकिन इसमें डर ये होता है कि गर्भवती महिला को बहुत परेशानी होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। जयदेव जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर संजीत, आपका रुख करना चाहेंगे। रेबीज़ का बड़ी बात होती है डॉक्टर साहब, अक्सर आम घरों में भी, और जो पशुओं को पालते हैं, पेट्स को पालते हैं, उनमें अक्सर ये सवाल दिमाग में रहता है कि रेबीज़ की बीमारी फैलती किस प्रकार है, और इसके अगर उनके जो अपने पेट हैं, उनके जो पशु हैं, उनमें उसके क्या लक्षण होते हैं? जी, पेट्स में मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा सर ने अभी बताया था कि डिजीज़ जो है वो जहाँ पे भी एंडेमिक होती है, वो एंडेमिक जहाँ पे प्रेवलेंट है, जो भी बीमारी फैली हुई है जहाँ पे बड़ा कॉमन होती है, उन कंडीशंस में उसके हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया जाता है जी। अब जैसे इंडिया में रेबीज़ काफ़ी एंडेमिक है जी। यूरोप में आपको नहीं मिलेगा रेबीज़ के इतने केसेस, तो यूरोप का और इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें हमारा डिफरेंट शेड्यूल है। जैसे रेबीज़ की वैक्सीनेशन हम एनुअल करते हैं इंडिया में, और यूरोप में 3 इयर्स में एक बार किया जाता है। इसके अलावा जो भी पेट है, पेट से जो भी पेट पालते हैं, उन पशुपालक भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा उसका रेबीज़ का वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। अच्छा। पहला वैक्सीनेशन जो होता है 3 मंथ्स की एज पे होता है, 3 महीने का जैसे ही वो हो जाता है पप, उसका पहला वैक्सीन लगेगा। उसके अलावा जो बूस्टर वैक्सीनेशन है वो 1 महीने बाद लगेगा, जब वो 4 मंथ्स का हो जाता है, और 4 मंथ्स के बाद फिर वो एनुअल वैक्सीनेशन जाता है। जब तक वो पशु जो पेट जो है वो पालता है, एवरी ईयर रेबीज़ का वैक्सीनेशन मस्ट है। अब ये रही बात प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के अलावा अब जैसे लक्षण होते हैं, बीमारी जो है, अगर आपका पेट वैक्सीनेटेड है तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे पेट को घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं, तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे पॉपुलेशन है, उस स्ट्रे डॉग जो है इसको बाइट कर देता है, और अगर वो डॉग इन्फेक्टेड है तो, और आपने बूस्टर जो है बेशक लगा हुआ हो, लेकिन आपके डॉग का वैक्सीनेशन 1 साल हुआ है खाली, या मान लीजिए कि 2 साल हुआ है, पप अभी 2 साल का है, तो अगर आपने इसका पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन, पोस्ट एक्सपोजर जो बोला जाता है, कि जैसे ही वो आपके किसी रेबी डॉग ने बाइट किया आपके पेट को, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन होना जरूरी है, चाहे आपका डॉग वैक्सीनेटेड हो तो भी। इसमें 0, 3, 7, 14, 28, 90 इसी शेड्यूल में वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, और उस पेट डॉग का एक्सपोजर के बाद वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, इसमें कोई लापरवाही ना बरतें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर शेरवाल सर, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम अपने देश की बात करें डॉक्टर साहब, तो हमारे देश में कौन सी वायरल जनित रोग आमतौर पे देखे जाते हैं? एक्चुअली अगर हम इंडिया या इंडिया के आसपास की कंट्री की बात करें तो मतलब बहुत कॉमनली हमारा जो फ्लू है या कॉमन कोल्ड वैक्सीन है, तो वो वायरस है, वो बहुत ज़्यादा जो है एंडेमिसिटी कहेंगे है, ख़ास तौर पर सीजनल सर्दियों में या स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा कॉमनली वो पाया जाता है। लेकिन दूसरे जो वायरस हैं वो भी काफ़ी मात्रा में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे चिकन पॉक्स है या हर्पीज़ है, ये सारे वायरसेस जो है, इवन मीजल, मम्प्स, सभी तरह के जो है ना बच्चों में बहुत कॉमन है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि मीजल, मम्प्स और रूबेला का वैक्सीनेशन जो है बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, तो उसके कारण कम है, बट ये वायरसेस काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। साथ में हेपेटाइटिस आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा वायरस ऐसी है जो जब हम डायग्नोसिस कराते हैं तो काफ़ी लोगों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी का जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आता है जी। तो लेटली आपने देखा होगा पिछले 25-30 साल से HIV वायरस काफ़ी जो है वो इंडिया में काफ़ी एरिया में बहुत ज़्यादा नंबर में HIV पॉजिटिव केसेस हैं। हालांकि उसका अभी कुछ दिनों से एक अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होने के कारण काफ़ी अच्छा कंट्रोल उसमें है। और साथ में जो इस तरह के जो डिजीज़ हैं जो एंडेमिक से एपिडेमिक और पेंडेमिक, जैसे कोविड अभी हुआ एक वायरस डिजीज है, तो वो टाइम जो है ना उसके होती है म्यूटेशन, और उसके कारण जो है ना नए वायरस या री एमर्जेंस
भी हो सकता है किसी पुराने वायरस का जी। तो जैसे कोरोना वायरस या कोई और जीका वायरस, तो बहुत सारे वायरसेस जो है ना हमारे, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट इस तरह से कंडूसिव है वायरसेस के लिए, तो इसीलिए काफ़ी हाँ, तो इसी चक्कर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कहूँ बहुत वायरसेस एक्टिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अक्सर आम इंसान के दिमाग में सवाल रहता है क्योंकि कोविड ने जिस तरीके से हम लोग में तराही तराही पूरी दुनिया में फैलाई, तो एक सवाल तो उठता ही है, ये इतने आंखों से ना दिखने वाले जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, ये किस तरीके से एक आम इंसान उनसे अपने आप को कोई बचा सकता है, और क्या ये इतना जो पेंडेमिक का रूप ना लें, इसको किस तरीके से हम क्या एहतियात बरत सकते हैं? इसका एहतियात एक्चुअली हमने अभी कोविड में हर आदमी ने वो प्रैक्टिस किया है कि जो भी इन्फेक्शन है वो आपको ये पता होना चाहिए वो कैसे फैलता है। और कोविड एक बेसिकली थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू हमारे नेजल के थ्रू या सांस के थ्रू फैलता है। तो अल्टीमेटली उसमें ये होता है कि उसको रोका कैसा जाए जी, बैरियर कैसे कहाँ क्रिएट किया जा सकता है। तो बैरियर में आपके हैंड हाइजीन, आपके कफ या नेजल जो नाक को कवर करने के लिए हम कहते हैं कि बैरियर जो काफ़ी अच्छा काम किया, मास्क जी, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो या N95 मास्क हो जो हेल्थ के वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है पहनना। और इंडिया में तो जैसे अभी नई चीज़ सीखने को मिली कि बहुत सारी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण एक्चुअली ये कोई कपड़ा अगर हम ले तो काफ़ी उससे ये होता है कि बेसिकली जो ट्रांसमिशन में काफ़ी उसका बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर पे तो इसलिए वो बहुत बैरियर वो चाहे वो क्योंकि उसका इफेक्ट जो है ना वो आदमी से दूर तक फैलाने में जो प्रक्रिया है उसमें ब्रेक आता है, एक बैरियर। तो इसलिए अदरवाइज तो हम साइंटिफिकली कहें तो शायद वो बहुत कम क्वालिटी का मास्क है वो, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। वन साइडेड एक्टिव अगर कोई बीमार आदमी है और उसको कफ है तो उसके जो सांस के द्वारा कीटाणु बहुत दूर तक जाते हैं तो वो उसका बड़ा असर होता है और वो उसमें बहुत काम है। और इसीलिए जैसे हमारे जो किसान भाई है उनमें तो बहुत ही प्रेवलेंट है ये, और ये जब भी एक दूसरे के साथ जाते हैं कहीं भीड़ भाड़ में हो तो ये वो कपड़ा है वो यूज कर सकते हैं। खेतों में जब जाते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि जैसे तेज हवाएं चलती हैं या वहाँ ख़ास तौर पे मार्च अप्रैल में जब फसलें कटती हैं तो उस टाइम कई लोग जो अगर एलर्जिक हैं तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम एक बैरियर, एक इस तरह के कपड़े जो किसान भाई आमतौर पे रखते भी हैं और उनको उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि संक्रामक बीमारियां हैं तमाम अभी हमने डिस्कस किया उनसे बच सकते हैं। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी, कुशल जी अपना सवाल पूछिए। सर, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, किस कारण बढ़ती है ये और इसको कम कैसे किया जा सकता है? हालांकि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब अगर आप इनके सवाल का जवाब क्या है? यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में किस प्रकार बढ़ती है, कारण जानना चाहते हैं। देखिए जी, यूरिक एसिड के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। बेसिकली यूरिक एसिड जो है एक हमारा जो डिजीज़ हम ये करते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, कंटेजियस डिजीज़, इससे थोड़ा भिन्न है ये। जैसे जब हम इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंडर लेते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर लिया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उसे अमीनो एसिड और उसका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है। परंतु इस संदर्भ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, टीबी की दवाइयाँ हैं, आमतौर पे हम 4 दवाइयाँ देते हैं। एक पैराजिनामाइड है जो कि पहले 2 महीने या 3 महीने दी जाती है, आमतौर पे 2 महीने देते हैं। उससे तो अगर मतलब पेशेंट का यूरिक एसिड पहले नॉर्मल था, हम करवाते जरूरी हैं बेस लाइन जिसको बोला जाता है, और अगर पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ रहा है पहले से पहले नहीं था तो वो हम उस पे मोहर लगा देते हैं कि पेशेंट ले रहा है। अच्छा, तो और उसका ट्रीटमेंट का थोड़ा सा डिबेट है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पर हम एक जनरल एडवाइस देते हैं कि
पानी खूब पीजिए। अच्छा। और यूरिक एसिड का देखिए, अगर किसी को ज़्यादा है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एंडोजेनस हो सकती हैं, स्टोन्स हो सकते हैं और जोड़ों में दर्दें हो सकती हैं। और ये आम तौर पे जो लोग थोड़ा सा जिनका वजन ज़्यादा होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं और जो स्टेरॉइड्स वगैरह या ओबेसिटी है सच, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट करवाना, अगर वो पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसको लक्षण हैं, तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और थोड़ा सा हम बोलते हैं कि प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन वगैरह करिए, पानी खूब पीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड अल्टीमेटली पेशाब के रास्ते ही निकलेगा। तो अगर पानी खूब पिएंगे तो वो धुल जाएगा, जो क्रिस्टल्स होते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया डॉक्टर साहब। इस बीच हमारे फिर से अंतराल का समय हो चुका है, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल से। किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर नाग, आपका रुक करना चाहेंगे। मैम, ब्रेक के पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब अधूरा रह गया। हाँ, मुझे याद है वो सवाल। आपने पूछा था कि कम्युनिकेबल और कॉन्टेजियस डिजीजेस में क्या फ़र्क है। बिल्कुल। एक्चुअली जितनी कम्युनिकेबल डिजीजेस और कॉन्टेजियस डिजीजेस जो हैं, ये सब इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जी। बट ये जरूरी नहीं है कि ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेस कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। अच्छा। लाइक एग्जांपल एक देते हैं, टिटेनस जी, जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई से होता है, वो कम्युनिकेबल नहीं है। अच्छा। बट जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो किसी भी सोर्स से एक जीव प्राणी से दूसरे प्राणी में जाती हैं या एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आती हैं। जैसे सोर्स जो आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, और अलग सोर्सेस हमने बहुत बताए थे। लेकिन जो कॉन्टेजियस डिजीजेस हैं वो मेनली जो होते हैं डायरेक्ट रूट से आती हैं। डायरेक्ट, लाइक एग्जांपल, जो मेजर एग्जांपल इसका कॉन्टेजियस का है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो छूने से हो जाता है, जैसे HIV है और जो सिफिलिस है, और देन और जैसे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस है कि उनकी निडल अगर इन्फेक्टेड है, छू लिया, या किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है, वो छू लिया, जैसे हेपेटाइटिस B है जो बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है अगर किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से का ब्लड किसी ने छू लिया। सो कॉन्टेजियस डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो जस्ट डायरेक्टली टच वच से ट्रांसमिट होती हैं, और कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो किसी सोर्स से एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा सर, आप ही से ये सवाल पूछना चाहूँगा। आमतौर पर हम अगर अपने श्वसन तंत्र की बात करें डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं? पल्मोनरी जी, पल्मोनरी जो कम्युनिकेबल, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा। यूजुअली जो कंसेप्ट है कंटेजियस का कि एक आदमी से दूसरे आदमी में, जैसे कोविड था जी, जो क्या सीख हमने लिए वो भी आप इसमें ऐड करिएगा। नहीं, वो एक्चुअली क्लासिकल एग्जांपल था। इट वाज हाईली कंटेजियस प्रोवाइडेड योर फिजिकल डिस्टेंस पास में हैं, आप दूर नहीं हैं। और आपने नोट किया होगा जैसे जो ओरिजिनल स्ट्रेन थे, देन डेल्टा, और ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस भी थे जी। और अभी के जो हैं वो जैसे आप ओमिक्रॉन की बात करते हैं जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन हो चुकी हैं। ऑल्दो वो अब वायरस एज सच इतना लीथल नहीं रहा, परंतु
जो ट्रांसमिशन है इसकी बहुत फास्ट है। तो दैट इज़ आल्सो वेरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में, जैसे आपका कॉमन कोल्ड है जी, आपका दूसरा आपका ये फ्लू वायरसेस हैं जी। तो जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस वक्त फ्लू वायरसेस में ए का जो सब टाइप है H3N2 वो कॉमनेस्ट है जी डॉक्टर। वो उससे आदमी एडमिट भी हो सकता है, ऑक्सीजन की वो कोविड की तरह है, एडमिट भी हो सकता है और जो कि मौजूद है अभी। हाँ वो नो जो इवन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के जो डेटा है जी डॉक्टर 10 मार्च तक अवेलेबल है, उसके मुताबिक दिस इज द कॉमनेस्ट फ्लू वायरस विच इज सर्कुलेटिंग इन इंडिया। और जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके पर्टिकुलर पीक्स होते हैं, जैसे विंटर सीजन में उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि विंटर में ज़्यादा, ठंड में ज़्यादा कॉमन क्यों होता है जी। और यूजुअली विंटर सीजन में या फिर रेनी सीजन के बिगिनिंग में। सो इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि जो कोविड था, कोविड से हमें जो सीख मिली है, एक सबसे बड़ी सीख हमें ये मिली है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिल्कुल डॉक्टर साहब। मैं ये कहूँगा कि आमतौर पे बोला जाता है कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है जी। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ये वाला जो है ये इस पे, ये स्टेटमेंट इस पे लागू ना हो, क्योंकि ये जो हमने जो सीखा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये बाकी इन्फेक्शंस में जैसे संक्रामक रोग की बात कर रहे हैं, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में, क्राउडेड एरियाज में, और उसमें हमने अभी डिस्कस किया हैंड हाइजीन वगैरह का, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन जैसे मुंह है, नाक है, आंख है, आंखों का कोई अगर आपने इन्फेक्शन वाला हैंडल पकड़ लिया या कुछ डोर जो हैंडल है पकड़ा आपने, उसमें वायरस था एक्चुअली, पेशेंट ने थूका या उसके खांसी करने से वो हाथ से टच किया था तो उसमें वायरस रह गया और आपने उससे आंखें ये की तो वायरस वहाँ से घुस जाएगा, नाक से भी घुसेगा, मुंह से भी घुस सकता है। सो एक तो आपने जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें ये आता है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशन लें, जो अभी हमने डिस्कस भी किया, हैंड हाइजीन, ये अच्छी तरह से हाथ धोना है उंगलियों के बीच में भी, और ये जो हमारी ये रेखाएं हैं हाथ की, इसमें मतलब अच्छी तरह से साबुन वगैरह लगाएं सफिशिएंट टाइम। ये मतलब फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब वो उसको छुआ और नल चल रहा है उसमें करके टावल से ये कर लिया ना, ये प्रॉपरली सही तरीके से हाँ हैंड हाइजीन को मेंटेन करें। और अगर आपने ये लगाना है मास्क के संदर्भ में मैं ये कहूँगा, मैं मास्क लाया हूँ N95। ज़्यादातर देखने में मिला कि लोग इसको तरीके से नहीं, इसको ऐसे लगाना है जी। जब क्राउडेड एरियाज में जाते थे तो लोग ऐसे कर लेते जी डॉक्टर, उसका कुछ मतलब खत्म हो जाता है नहीं। और दूसरा ऐसे भी कर, जैसे चश्मा नीचे होता है, गले में लटका होता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मास्क जो अगर लगाना है, क्राउडेड एरिया में आप जा रहे हैं या जो वायरल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है या इवन कोविड वाला है, क्योंकि अभी का जो म्यूटेंट वायरस है काफ़ी हाईली ट्रांसमिसेबल है जी डॉक्टर, बिल्कुल। तो आप मास्क लगाना है तो प्रॉपरली लगाएं या तो ना लगाएं, खाने के लिए ना लगाएं। हाँ, चाहे आप एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं कोविड की या फ्लू की बात कर रहे हैं या कॉमन कोल्ड वायरस की बात कर रहे हैं, ये सब संदर्भ में लगता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई फंगल इन्फेक्शन है जो कि आप एयर से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट हो सकती है। स्पेशली दूसरा आदमी अगर वो कुछ दवाइयों पे है, स्टीरॉइड्स पे है, इस तरह की दवाई या डायबिटिक है, इम्यूनिटी उसकी कम्प्रोमाइज्ड है, जल्दी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सावधानी। और हाँ, फिजिकल डिस्टेंस भी रखें। और जैसे मैंने बोला पहले भी बोला, मैं दोबारा से एम्फसाइज करना चाहता हूँ, कफ एटिकेट कि खांसी कैसे करनी है। आम तौर पे मैं देखता हूँ कि जब पेशेंट होते हैं वो क्लोज स्पेस में आपके मुंह पे ही कर दे पेशेंट, पर जनरल पब्लिक भी ऐसे ही करती है। जब खांसी करें
तो रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि खांसी करते हुए अपना फेस एक तरफ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका कहने का क्लियर संदेश है कि जिस तरीके से हमने कोविड पे विजय पाई है, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आने वाले सालों में हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। मैं कम शब्द में चारों एक्सपर्ट से चाहूँगा कि आप हमें संदेश दें। डॉक्टर शेरवाल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये किसानों का प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वैक्सीनेशन जो है, जो अवेलेबल वैक्सीन है, वो अपने परिवार को और अपने पेट्स को और एनिमल्स को जरूर कराएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा संदेश है। डॉक्टर शर्मा सर, आपका। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो ये है कि आमतौर पे मैं लोगों से सुनता हूँ कि आज रात को खराश हुई, इवनिंग में मैं रात को गया मेडिकल स्टोर में, एजिथ्रोमाइसिन खरीद ली। जी। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, एजिथ्रोमाइसिन का दुरुपयोग मत करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद अगर आपका बुखार वगैरह नहीं उतर, गला खराब जो है वो नहीं ठीक हो रहा है, आप परामर्श जरूर लें। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल है, इसको हम किल ना करें। बिल्कुल, एक तो ये है। और दूसरा, वैक्सीनेशन के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि इवन किसानों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं फ्लू वायरसेस, इनकी वैक्सीन उपलब्ध है और ये हर साल लगवाने पड़ती है। इंडिया में अक्टूबर के महीने में लगाने पड़ती है, और अक्टूबर के महीने में इसलिए लगाने पड़ती है कि जो इसका वायरस है, फ्लू का वायरस है, वो कंटिन्यूअसली म्यूटेट करता रहता है। इसको बोलते हैं हम एंटीजेनिक शिफ्ट, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, परिवर्तित होता रहता है। हाँ, कई बार ये होता है। इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। एक और है, आमतौर पे एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में जो निमोनिया होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, वो जानलेवा होता है वृद्धावस्था। और आमतौर पे जब मैं इमरजेंसी वगैरह में पोस्टेड था या रात को हम पेशेंट देखने जाते थे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसको निमोनिया हुआ पड़ा है। तो निमोनिया की वैक्सीन उपलब्ध है। आजकल जैसे PCV 20 अब उपलब्ध है, 15 भी उपलब्ध है, उसके बाद 23 लगाई जाती है। तो इसके बारे में आप एक्चुअली कंसल्ट कर लीजिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, लगवाइएगा इनको। बिल्कुल डॉक्टर नाग मैम, आपका। हम भी अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि वो अपने न्यूट्रिशन का पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि उनके अपने पोषण का, और क्योंकि उनकी जो लेडीज़ होती हैं वो भी जाती हैं और बहुत काम करती हैं, फिर आकर के वो खाना शायद नहीं बना पाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन को निगलेक्ट ना करें। दूसरी चीज़ है कि अगर छोटी सी बीमारी है कुछ भी, तो उसको ध्यान दें, क्योंकि बड़ा ना बनने दें, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसी हैं कि इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर प्रिवेंट कर देंगे शुरू में ही तो कोई हानिकारक डिजीज आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर संजीत, आपका रुख करना चाहेंगे। हमें डॉक्टर साहब आपसे ये भी थोड़ा सा अपने संदेश में हमें बताएं कि अक्सर बर्ड फ्लू की बात करते हैं, स्वाइन फ्लू की बात करें, तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरी तरफ से पशुपालक भाइयों के लिए यही संदेश होगा कि मुख्य रूप से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जितनी भी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है हिंदुस्तान में, जैसे मुंह खुर रोग है, ब्रुसेलोसिस है, रेबीज है, ब्रुसेलोसिस की बात करें, एंट्रोटॉक्सीमिया है, शीप पॉक्स, गोट पॉक्स होता है, जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट से अवेलेबल है, और आजकल तो ये गवर्नमेंट का NADCP प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर पे जाकर लगाए जा रहे हैं और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। हम दिल्ली स्तर की बात करें, क्योंकि आप दिल्ली से एरिया से, किसको संपर्क किया जा सकता है? जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे पास 75 संस्थान हैं दिल्ली के अंदर, उसमें फ्री वैक्सीनेशन किया जाता है और डोर स्टेप वैक्सीनेशन है। अच्छा, घर पे जाके किया जाता है। इसके अलावा जो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की जो बीमारी हैं, जो ह्यूमंस में भी इन्फेक्ट करती हैं, बर्ड फ्लू का बेसिकली जब एक बार इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका नोटिफिकेशन जारी होता है और उस फार्म में, पर्टिकुलर फार्म में और उसके आसपास के 3 किलोमीटर रेडियस को बिल्कुल सीज कर दिया जाता है। और जो इन्फेक्टेड पोल्ट्री होती है, टोटल जो है उनको हमें ये होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम बताया गया है उसके हिसाब से हमें उनको
डिस्ट्रॉय करना होता है। बिल्कुल, और पूरे आसपास के एरिया को हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं और इन्फेक्शन दोबारा कहीं और स्प्रेड ना करे, इसकी हमें खास देखभाल की जाती है। बिल्कुल, सरकार तो अपने प्रयास करती है, लेकिन हमें भी अपने प्रयास करने की ज़रूरत है सरकार के साथ साथ। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित होंगे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार।